So guys, are you in? Good evening everyone. Okay, give me 2 minutes. Everything set? Right. Chalo. Perfect. So people are joining in. 1 second. That is yes. Yes. So, good evening everyone. Good evening. Right. Yes. I am fine, MS. Pooja, hi Karishma, Karthik. शॉर्ट वीडियो बनाए चलो ठीक है. ओके सो आज हम लोग क्या अच्छा वीडियो ऑडियो क्लियर एक बार बता दीजिए. यस डाल दीजिए. हाँ जी वीडियो एंड ऑडियो इज क्लियर. राइट ग्रेट. So what we are going to do today is आइडिया ये है कि जो हमारे क्रिटिकल रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो एक्चुअली में मेंस में हमें ज़्यादा फ़ायदा करती है उसका हमें लेकिन प्री में विच आर द एरियाज विच इफ़ वी शुड डू देन वी हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स, वो आज हम लोग करने वाले हैं. उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है. आज व्हाट जो एजेंडा में व्हाट वी हैव टेकन इज दैट वी विल गो थ्रू दोज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग obviously which will help us to understand critical reasoning in a better way, but also give us a competitive advantage in our pre, especially in inferential reading comprehension. Okay, right? Okay, so that's what our target is. So let's start off with the agenda. 1 second. Yeah, now here what we are targeting today is, good evening everyone, good evening. आ जाओ, अभी चालू किया है, कुछ ज़्यादा मिस नहीं हुआ है. सी आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन टाइप्स जो है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आए हैं जिन क्वेश्चन टाइप्स से वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. और वहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हाउ यू शुड डू दीज क्वेश्चंस इन टाइम बाउंड मैनर, टाइम के अंदर कैसे करना है उसको. तो एंड फाइनली अंडरस्टैंड विच कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर बिफोर प्री फॉर इन्फरेंशियल पैसेजेस. तो इन्फरेंशियल पैसेजेस में के लिए इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है आपके क्लियर होने चाहिए. ठीक, राइट. चलो आपका काम क्या रहेगा, बहुत सिंपल, बहुत डायरेक्ट रहेगा. मैं पहले आपको क्वेश्चन दूंगा, 2 से 3 मिनट टाइम दूंगा, आप उसको ट्राई करोगे और आंसर जो है चैट बॉक्स में डालोगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन. सो डू एवरी क्वेश्चन बाय योरसेल्फ बिफोर लिसनिंग टू माय एक्सप्लेनेशन. इसको करना है. अच्छा दूसरा ये, इफ़ यू आर वॉचिंग रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो उसको पॉज करके आपको उस क्वेश्चन को करना है. देन ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्ड करना है इन द चैट और द कमेंट सेक्शन कि आपने, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में, और अभी जो लाइव देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में आपका आंसर क्या है. और मेरा जब एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि आपको समझ में आया कि नहीं, कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपके पास है तो उसको भी डाल सकते हैं, वी कैन डिस्कस. और इस लेक्चर को फ्यूचर के लिए सेव और शेयर कर लीजिएगा बिकॉज दीज लेक्चर्स टुगेदर, और वैसे भी मेरे जो पीछे के CR के लेक्चर्स है वो सब मिला के आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस लेक्चर्स हो जाएंगे आपके मेन से पहले भी. ठीक है, राइट. सो बिफोर वी मूव ऑन, ए शॉर्ट अनाउंसमेंट. अगर आप में से कोई अभी भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट नहीं हो तो ज्वाइन कर लो. जैसे इस क्लास का PDF हो गया और इंग्लिश और CR से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. 1200 से भी ऊपर बच्चे उसमें ऑलरेडी पार्ट हैं.
उसमें जुड़ जाओ, बिकॉज IBPS PO के लिए और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग वहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं, राइट? ओके, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो रेडी, बताओ, रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ, पहले मैं क्वेश्चन दूंगा और उसको करने का टाइम दूंगा आपको, एंड देन सो फर्स्ट आई विल गिव यू द क्वेश्चन एंड देन आई विल गिव यू टाइम अराउंड 2 to 3 minutes। उसके अंदर आप लोग बता दीजिएगा कि आपका हो गया कि नहीं हो गया, एंड गिव द आंसर, एंड देन आई विल डिस्कस इट। और मैं जैसे मैंने बोला कि एंड में सारे हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स या कॉन्सेप्ट्स आपको करने हैं प्री से पहले, राइट? ओके, रेडी? चलिए, वेरी गुड। तो अब पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट मी मूव आउट ऑफ द स्क्रीन सो दैट यू कैन वॉच इट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। 2 से 3 मिनट्स ले लीजिए और इसको कीजिए। जैसे ही हो जाता है आप मुझे बताइए कि आपका हो गया और आंसर क्या है आपका, ठीक है? ठीक है कार्तिक, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। थैंक यू बिल्लू। या डू दिस क्वेश्चन। ओके, आंसर्स आने लगे हैं। वेरी गुड, विद इन 1.5 minutes ओनली द आंसर्स हैव कम। गुड गुड। और थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बाकियों के लिए एंड देन वी विल मूव ऑन। बाकी लोग आंसर दें। ओके, नाउ आई विल कम ऑन द स्क्रीन। बहुतों ने आंसर दिया है। लेट अस सी वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। ओके, नाउ so first of all, let's see what kind of question is this. This is what kind of question, my dear friends? This is assumption question. और assumption question से related कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। पहली चीज़ जो है assumption question के regarding वो ये है कि it is not your assumption, it is the author's assumption. ये याद रखेगा आप लोगों को। ये हमेशा याद रखना है कि दिस इज़ नॉट द अजम्पशन ऑफ द पर्सन और द कैंडिडेट, और इट्स द अजम्पशन ऑफ द ऑथर। सो क्रिटिकल रीजनिंग का कुछ बेसिक मैं आप लोगों को बता दूं। ऑब्वियसली डिटेल में तो हम लोग मेन से पहले करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, ऑथर कुछ भी हम लोगों को कहते हैं तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट का कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द डेटा और फैक्ट। ये है ऑथर के आर्ग्यूमेंट का एक पार्ट, जहाँ पे वो डेटा देता है कि उसी इशू को लेके डेटा, फैक्ट, ये सब देते हैं, राइट? सो देयर इज अनदर पार्ट विच इज स्टेटेड कंडीशंस, राइट? स्टेटेड कंडीशंस, इनको क्रिटिकल रीजनिंग के भाषा में प्रेमाइज भी कहते हैं।
एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ इट ऑथर्स कंक्लूजन। अब ये ऑथर्स कंक्लूजन और आपका कंक्लूजन में डिफरेंस होता है, वो मैं बाद में बोलूँगा। इसको आप मान सकते हो कि ऑथर्स पॉइंट, राइट, ऑथर्स मेन आइडिया, कुछ भी बोल सकते हो, बट एक्चुअली में ये ऑथर का कंक्लूजन है। और उसके लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसने ये दोनों का सहारा लिया, डेटा दिया, फैक्ट दिया और कुछ कंडीशंस लगाए कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा होता है, देयरफॉर ये होता है। सो ये एक ऑथर का आर्ग्यूमेंट है, ठीक, ओके। क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऑथर आपको, और इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको कोई टेक्निकल चीज़ जाननी पड़ेगी। आप इतना सोचो कि जब आप लोग you are reading newspapers, editorials, you see the author tries to prove his point, right? And how does he prove his point? By giving supporting data, by quoting similar examples, and by giving conditions in which such kind of scenarios happen, right? So premise, conditions, data, fact, ये सब आपने already देखा हुआ है जब दिन के दिन आप editorial पढ़ते हो। अब इसमें assumption कहाँ फिट करता है? assumption वो बला है जो यहाँ पे है ही नहीं, इस पूरे चीज में assumption है ही नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि assumption is author's assumption, जो कि stated नहीं है, जो ऑथर के माइंड के बैक में है, which is a foundation on which author is concluding whatever he is concluding। तो assumption क्या चीज़ है? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग हमेशा अपने आप को लॉजिकल दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग अपना लॉजिक के साथ साथ हमारे कुछ assumptions भी लेके आते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम लोग बोलते हैं कि यार ये बैट्समैन जो है 5 मैच से अच्छा नहीं खेल रहा है, इस बैट्समैन का जो है फॉर्म अच्छा नहीं है, तो 5 मैच में अच्छा नहीं खेल रहा है, ये डेटा पॉइंट है। इसके ऊपर मैंने कंक्लूड किया कि इस बैट्समैन का फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने स्टेट नहीं किया वो है मेरा assumption। मेरा assumption मुझे ये बता रही है कि जो बंदा 5 मैच में अच्छा नहीं खेलता है वो अच्छा बैट्समैन नहीं है या अच्छा प्लेयर नहीं है। ये assumption के तहत, इस assumption के ऊपर बेस करके ही मैंने अपने कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे निकल आ पाया। तो ये हमेशा हर एक के लिए होता है, हर ऑथर का कुछ ना कुछ बेस सेट ऑफ assumptions होते हैं जिनको हमें पढ़ के समझना होता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो। सो व्हाट इज assumption? Assumption इज द बेस ऑफ द कंक्लूजन, बेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। और एक चीज ये भी समझिएगा कि assumption को मैंने अगर निगेट कर दिया, अगर हमने बोला कि यार नहीं ये assumption नहीं है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट अपने कंक्लूजन में होता है, आर्ग्यूमेंट में होता है, अपना कंक्लूजन भी टिक नहीं पाता है, ठीक है, राइट? अगर मेरे assumption को किसी ने आके चेंज कर दिया और बोला कि नहीं दोस्त, 5 मैचेस में जो अच्छा नहीं खेलते वो बैट फॉर्म में नहीं है, जो 10 मैचेस में अच्छा नहीं खेलते वो बैट फॉर्म में है, तो अब मेरा 5 मैचेस का डेटा इज नॉट इनफ टू कंक्लूड दैट मेरा बैट्समैन अच्छे फॉर्म में नहीं है, राइट? क्लियर है? यहां तक फॉलो कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? राइट? ऑब्वियसली इसमें मैं डेप्थ में अभी आप लोगों को जाने भी नहीं बोल रहा हूं, वो मैं मेंस के टाइम पे बोलूंगा, बट आपको एक आइडिया तो होना चाहिए कि सही तरीका क्या है, बिकॉज बहुत लोग क्रिटिकल रीजनिंग को गलत तरीके से करते हुए आते हैं और इसके वजह से उनके आंसर्स में, उनके थॉट प्रोसेस में कंसिस्टेंसी की कमी आ जाती है, और जिसकी वजह से ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, जबकि क्रिटिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कोडिंग सेक्शन इन योर मेंस, राइट? ठीक। प्रखर कहते हैं कि प्लीज टेल विथ मोर एग्जाम्पल्स, तो विथ मोर एग्जाम्पल्स और एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं कि यार मेडिसिन की जो दाम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है प्रखर? हाँ, यस, ये डेटा पॉइंट है, ये फैक्ट है, गुड। अब अगर मेरे मेडिसिन के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मेडिसिन के दाम बढ़ने के वजह से 80s में जो है एक बार बहुत लोग बिना मेडिसिन के मर गए थे, ठीक है, राइट? या बहुत लोग मेडिसिन के दाम बढ़ने से मेडिसिन ब्लैक हो रहा था। मेडिसिन 80s में क्योंकि मेडिसिन का दाम बढ़ रहा था, इसको इस तरह से करते हैं, मेडिसिन प्राइस इंक्रीजेस, ओके,
in 1980s when medicine price increased, medicine was sold in black. तो this time in 2025 also medicine will be sold in black, black market में, है ना, right? ये क्या है? जैसे आप लोगों ने सही कहा, फैक्ट है। ये क्या है? ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि ऐसा हुआ था, ठीक है, फैक्ट भी है और कंडीशन भी सेट कर रहा है। ये सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ऑथर हमें अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। उनका पॉइंट क्या है? उनका जो है क्या कहते हैं, कंक्लूजन क्या है कि भाई इस बार भी मेडिसिन जो है ब्लैक में बेचा जाएगा, ठीक है। सो अब एट दिस पॉइंट हमारा अजम्पशन क्या है जो यहां पे स्टेटेड नहीं है? मेरा अजम्पशन ये है कि जो 1980s में जैसे जिस तरह के 1980s के कंडीशंस थे, अभी के कंडीशंस भी मेडिसिन मार्केट के हिसाब से सिमिलर ही है, इसीलिए हमें सिमिलर इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट? ओके, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे कंडीशंस था, अगर ये कॉज था और ये इफेक्ट था, ये सही सेम कॉज सेम इफेक्ट तभी लाएगा ना जब बाकी सारी चीजें जो है सिमिलर होंगे। सो दिस इज माई अजम्पशन, दिस इज माई अजम्पशन व्हेन आई से कि भाई मेडिसिन तो इस बार ब्लैक में बिकेगा। So assumption is something which is not stated in the argument, but is something that is considered by the author at the back of his mind so that he can come up with the conclusion. Obviously इसका मतलब ये एकदम नहीं है, ध्यान देना, इसका मतलब ये एकदम नहीं है कि इनका जो आर्ग्यूमेंट है वीक है, नहीं, इसका मतलब ये है कि ऑथर जो बता रहा है उसके बाहर भी ऑथर कुछ सोच रहा है जो वो नहीं बता रहा है, उसको ढूंढ पाना हमारा काम है, उसको ढूंढना हमारा काम है, राइट? ओके, ठीक है। तो ये लॉजिकली फॉल्टी आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट इट्स एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज एन अजम्पशन कि 2025 और 1980 सिमिलर तरीके से चलेंगे। क्लियर है? अब नाउ कमिंग बैक टू दिस, इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट 60% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल। अपने एडिबल ऑयल का 60% इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से मंगाया जाता है। विजय, आई कुडंट गेट योर पॉइंट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। यस, हिडन थॉट्स क्या, बेस थॉट्स बोल सकते हो एमएस इसको। दिस लेवल ऑफ इंपोर्ट डिपेंडेंसी अंडरमाइंस फूड सिक्योरिटी। इतना इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है अपने फूड सिक्योरिटी को वीक कर देता है। For years, Indians have been consuming genetic modified soybean oil, as imports are sourced mostly from countries that depend on genetically modified crop. Given these factors, genetically modified mustard offers a solution if India's averages yield about 1/2 to 1/3 of global average improves. Right? So, क्या बोलता है कि अब सोयाबीन ऑयल हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ही लेते रहते हैं। वाई? बिकॉज हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पे जो डिपेंड करते हैं उन्हीं लोगों से इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड एक सॉल्यूशन है इफ इंडियाज एवरेजेस यील्ड अबाउट 1/2 to 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज इंप्रूव्स। अगर इंडिया का जो एवरेज यील्ड है ऑब्वियसली मस्टर्ड में, वो अगर अबाउट 1/2 to 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज है, वो अगर इंप्रूव करता है। सेफ्टी असेसमेंट मेथड्स फॉर जीएम क्रॉप्स टेंड टू कन्वर्ज ग्लोबली, टेंड टू बिकम सेम फॉर ऑल कंट्रीज। Government representatives told a parliamentary committee in 2017 that Indian regulators had assessed BT cotton, BT brinjal and GM mustard and found them to be safe as feed to animals. उन्होंने पाया कि ये एनिमल्स को फीड करने के लिए जो है वो सेफ है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप। यस, वेरी गुड विजय, आपने ये आइडेंटिफाई किया, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ मुझे यहाँ पे फैक्ट्स क्या 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 है और कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स है कि नहीं।
देखो इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट 60% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल, ये फैक्ट है, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है। आगे जाके इसके ऊपर जो बोलेगा वो कंट्रीब्यूट करेगा। दिस लेवल ऑफ इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इतना जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो फूड सिक्योरिटी को ही अंडरमाइन करता है। तो ये प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, राइट? अच्छा, फॉर ईयर्स इंडियंस हैव बीन कंज्यूमिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन ऑयल एज इंपोर्ट्स वेर सोर्स फ्रॉम कंट्रीज जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स में जो है फोकस करते थे। गिवन दीज फैक्टर्स, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड भी तो एक सोल्यूशन हो सकता है इंडिया के लिए, जिसमें अगर इंडिया का हायर यील्ड हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और सेफ्टी असेसमेंट जीएम फूड का, जीएम क्रॉप्स का, वो कन्वर्ज करता है ग्लोबली, वो एक ही जगह पे आ रहे हैं। और उसको सपोर्ट करते हुए दे हैव गिवन अ पॉइंट, व्हाट दे हैव गिवन दैट कि इन 2017 पार्लियामेंट्री कमेटी को गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है जिसमें मस्टर्ड भी है, एनिमल्स के लिए ठीक है, सेफ टू फीड एनिमल्स, राइट? ओके, ये पूरा पार्ट ह्यूमंस को लेके डील करता है कि ह्यूमंस के लिए इंडिया, जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ह्यूमंस के लेके ही डील कर रहे हैं ना, तो इंडिया में ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए ही डील कर रहे हैं। और यहां पे डेटा दे रहा है कि यहां पे एक सेट ऑफ डेटा दे रहा है कि भाई हमारा जो जीएम मॉडिफाइड क्रॉप है, हमारा एक डेटा पॉइंट ये है कि वो कैटल फीड के लिए तो अच्छी बात है। अब अजम्पशन क्या है ऑथर का यहां पे? पहला, जेनेटिक मॉडिफाइड एडिबल ऑयल कैन ओनली बी मेड अप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। वेल, ये अजम्पशन है, ये एक्चुअली दिस इज समथिंग दैट वी कैन गेट फ्रॉम द पैराग्राफ। ये इन्फरेंस हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है, वी कैन गेट इट फ्रॉम द पैराग्राफ। दो ओनली वाला वर्ड मेक्स इट अ लिटिल मोर स्पेसिफिक। बट यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा और मैंने बताया भी था, बट उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अजम्पशन बेस होता है कंक्लूजन का, तो वो जनरल होगा मतलब उसका जो स्कोप है वो बड़ा होगा। व्हाट डू वी मीन बाय स्कोप बड़ा होगा? उसका स्कोप बड़ा इस तरह से होगा कि वो कनेक्ट करेगा। जो गैप है ना, जो गैप है आपके ऑथर के आर्ग्यूमेंट में, फैक्ट और कंक्लूजन के बीच में जो गैप है उसको वो ब्रिज करेगा, राइट? अब ये कैसे ब्रिज करेगा? यहां पे ऑथर के आर्ग्यूमेंट का एक पार्ट है कि हमारे लिए प्रॉब्लम है इंपोर्ट्स। ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, और उसमें ऑयल की इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड ऑयल हमारे देश में ही तैयार करें, और ये नॉर्मली सेफ है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी को बोला गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड और बाकी भी 2-3 क्रॉप्स जो है कैटल फीड के लिए अच्छा है। ये 3 पॉइंट है। इसमें गैप कहाँ है? ध्यान सोचते रहो। मैं एक एक करके जाऊंगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करूंगा, रख दूंगा, एंड आफ्टर दैट यू टेल मी वेदर यू एग्री विथ मी और नॉट। जेनेटिकली मॉडिफाइड एडिबल ऑयल कैन ओनली बी मेड, तो इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। वाई? बिकॉज दिस डज नॉट ब्रिज द गैप बिटवीन देम। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इस यूसेज रिक्वायर्स वर्ल्ड क्लास सेफ्टी असेसमेंट। यार ये स्कोप से बाहर जाके, ये इस पैराग्राफ से बाहर जाके बात कर रहा है। अच्छा, उसको सेफ्टी असेसमेंट चाहिए नहीं चाहिए है? अगर जेनेटिकली मास्टर्ड ऑयल अच्छा हमारे पास आता है, क्या वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जैसे ऑथर बोल रहा है? तो वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट है ना। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप, एलिमिनेटेड। Edible oil made up of genetically modified mustard is safe for human consumption. क्या ये गैप को ब्रिज कर रहा है? क्या ऑथर ये मान के नहीं चल रहा है कि दोस्त यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैटल के लिए अच्छा है, और यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है हम लोग खुद यूज करें। डेटा दे रहा है कि भाई कैटल के लिए अच्छा है, तो क्या एज्यूम कर रहा है ऑथर? ऑथर यहां पे एज्यूम नहीं कर रहा है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी वो सेफ है। हो सकता है ये एक, अच्छा इसको नेगेट करके देखते हैं। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये सेफ नहीं है, तो ऑथर ये नहीं बोल पाएगा, तो इसको रख देते हैं। मुझे हल्का इंक्लिंग हो रहा है ना आपको कि ये हो सकता है। नाउ जेनेटिकली
modified mustard has the capability to increase the production of edible oil, improving food security. Now this is already stated my dear friend. D को देखिएगा, D में बता दिया गया है कि given these factors, यहाँ पे कहाँ गया, mustard offers a solution if India's average yield improves. If India's average yield improves, then it gives the solution. तो ये तो ऑलरेडी स्टेटेड है यहां पे, ये assumption कैसे हो सकता है? ये तो एज अ कंडीशन उसने स्टेट कर दिया है कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इंप्रूव करता है अपना प्रोडक्शन तो वो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जितना हम इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको सॉल्व करेगा. सो दिस इज ऑलरेडी स्टेटेड, राइट? नन ऑफ द अबव नहीं होगा इस केस में. सो द ओनली थिंग रिमेन्स इज दिस वन, ऑप्शन सी. अजम्पशन क्वेश्चन में दोस्तों ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे और टीचर्स और सब ये गलती करते हैं, अपना अजम्पशन लगा देते हैं ऑथर का अजम्पशन ना लगा के, ऑथर का अजम्पशन ना सोच पाके. द सेम मिस्टेक यू विल हैव टू अवॉइड. गॉट इट? क्लियर है? वाई सी इज द आंसर. सी ब्रिजेस द गैप बिटवीन ऑथर्स आर्ग्यूमेंट. ऑथर के आर्ग्यूमेंट में जो गैप था उसको सी ने ब्रिज किया दोस्तों. यस XYZ, यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन द इंग्लिश बैच नाउ. इंग्लिश बैच हमारा टारगेटेड ही है. इंग्लिश का जो अचीवर्स बैच है वो हमारा टारगेटेड ही है IBPS PO के लिए. तो अगर आप IBPS PO के लिए डायरेक्टली IBPS PO के लिए इस बार तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दैट. अच्छा इधर आओ, बताओ अब समझ में आया? पूजा बोलती है अरे वाह सर, मैंने सिर्फ सी आंसर बोला था. लॉजिक समझ में आया? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दोस्तों. क्यों डी नहीं होगा, क्यों ए नहीं होगा, समझो इस बात को. अजम्पशन इज द बेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट. वो ही आपका आर्ग्यूमेंट को जो है लेंड करता है स्ट्रेंथ. ओके, क्लियर? जिन्होंने भी डी लिखा था अब क्लियर है. वाई सी इज द आंसर. प्रखर यस, गुड गुड गुड. यस डाल दो, अगर यस है तो यस डाल दो. ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वाले में चले. नेक्स्ट वाले में चले. अच्छा, यस, वेरी गुड वेरी गुड. सूर्या यस, कार्तिक यस, गुड. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. Let me move out of the screen. वेरी गुड. चलो अब ये वाला करो. माधवी, पूजा, करिश्मा, सूर्या, कार्तिक, वो वाला समझ में आ गया. अब ये वाला करिए. ओह अच्छा, इसमें तो सॉरी क्वेश्चन मैंने चेंज ही नहीं किया, सॉरी. ये वाला, सॉरी. वाओ, पहला क्वेश्चन आंसर आ गया. वेरी गुड.
दूसरा भी आ गया, सूर्य आरती, गुड गुड गुड, बाकी लोग भी करें। प्रखर ने भी आंसर दे दिया, बाकी आंसर दो। राज, रोशन, गुड गुड। तन्मय, पूजा, विजय, चलो बहुत अच्छा। सो let me come on the screen and talk about this a little before we move on to एक सेकेंड ना, लेट मी। देखो, एक चीज़ याद रखना हमेशा क्रिटिकल रीजनिंग में और इवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज देखो क्रिटिकल रीजनिंग अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसका ज़्यादातर हमारा फोकस जो है ऑब्वियसली क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए तो होगा ही होगा, बट देन इट शुड ऑल्सो बी टूवर्ड्स एबिलिटी टू बिल्ड अ good thought process, a logical thought process that is able to identify the ideas that the authors are trying to convey, and at the same time is also able to, हमारा mind should also be able to identify the gaps in their ideas that they are trying to convey. तो इसको कैसे करना है, तो मैंने जो पहले स्लाइड में दिखाया था, याद है जब मैंने लिख के दिखाया था कि आर्ग्यूमेंट को तोड़ के देखो, आर्ग्यूमेंट में फैक्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट में कंडीशंस क्या है, और आर्ग्यूमेंट में बंदा बोलना क्या चाहता है, ऑथर बोलना क्या चाहता है, व्हाट इज हिज पॉइंट, कंक्लूजन, राइट। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन जो है वो अनस्टेटेड होता है, उसके माइंड में होता है, वो हमें पता चलता है जो गैप है बिटवीन फैक्ट, कंडीशंस एंड कंक्लूजन, इन दोनों को ज्वाइन करके देखा जाता है, ओके ये अजम्पशन है, इसके वजह से भी ये इस कंक्लूजन पे आ रहा है। अब जैसे क्वेश्चन का नेचर आपने करना तो ये सब में है, लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन का नेचर चेंज हो जाता है वैसे ही आपका अप्रोच चेंज हो जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे दिस क्वेश्चन वाज अ कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चन, तो दोस्त कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चन क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चन ये होगा कि जो पैराग्राफ आपके सामने होगा जिसमें डेटा होगा, जिसमें आपके लॉजिक होंगे एंड जिसमें ऑथर का कंक्लूजन होगा, वो वुड बी मोस्टली अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, विच मीन्स व्हाट कि जो ऑथर का कंक्लूजन है वो एक प्रॉब्लम को स्टेट कर रहा होगा, और उस प्रॉब्लम को स्टेट करते हुए वो डेटा दे सकता है, सपोर्ट करते हुए लॉजिक दे सकता है, राइट। अब हमें ये करना है कि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो पहली चीज तो हमें पूरा फोकस रखना है उस प्रॉब्लम की तरफ, हमें उससे बाहर नहीं जाना है, और ये फोकस रखते हुए ये देखना है कि ऑथर ने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या दिए हैं, क्या डेटा दिया है, क्या कंडीशन दिया है। अगर उनको हम लोग किसी तरह से वी आर एबल टू सॉल्व दोज, और वी आर एबल टू क्रिएट ए सिचुएशन जहां पे वो वाले डेटा और वो वाले कंडीशन को हम नलीफाई कर सकते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर उनको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, उस डेटा को, उस कंडीशन को अगर एड्रेस करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट यू शुड डू इन योर, व्हाट यू से, इन योर कोर्स ऑफ एक्शन। सो लेट मी शो दिस टू यू। सो कोर्स ऑफ एक्शन में व्हाट यू डू, फोकस ऑन द प्रॉब्लम, डोंट अज्यूम बियॉन्ड द स्कोप। एक तो स्कोप के बाहर नहीं जाना है जैसे मैंने बोला। अच्छा, ऐसा कुछ भी सोल्यूशन नहीं देना है जो कि एस्केपिस्ट हो, प्रॉब्लम से भागने वाले सोल्यूशन नहीं देना है, राइट। और रिग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक बहुत ही क्रूड सा एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। अभी जैसे देर इज अ लाइन ऑफ थॉट दैट इज गोइंग ऑन आजकल रिसेंटली, बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों को रिपोर्ट हुए हैं, देखा गया है, जहां पे दी वुमन हैज़ परपेट्रेटेड अ क्राइम अगेंस्ट द हस्बैंड, कभी कभी तो उनको मार ही दिया है, हस्बैंड को मार ही दिया है। जैसे अभी रिसेंटली जो केस हुआ था जहाँ पे द कपल फ्रॉम मध्य प्रदेश वेंट टू फॉर देयर हनीमून, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किलर से हस्बैंड को मरवा दिया था।
तो ऐसे ऐसे बहुत सारे 2-3 केसेस आ चुके हैं। तो देयर इज अ रनिंग आर्ग्यूमेंट इन प्रिंट मीडिया, इवन इन सोशल मीडिया ज़्यादातर, कि ये जो है लड़कियां ऐसी कर रही है, लड़कियों को ज़्यादा छूट मिल गया है, इसके वजह से लड़कियां ऐसी कर रही है, तो लड़कियों को जो है, लड़कियों का छूट जो है बंद कर देना चाहिए, लड़कियों को जो है ज़्यादा बांध के रखना चाहिए, पहले जैसे ट्रेडिशनल वे में बांध के रखते थे तो ऐसा कांड नहीं होता था। अब ये एक सोल्यूशन हो सकता है, पर ये एक तालिबानी सोल्यूशन है, ये एक रिग्रेसिव सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन हमारे सोसाइटी को पीछे लेके जाता है। समझ में आ रहा है? राइट। हमें अपना जस्टिस सिस्टम अच्छा करना है, हमें क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हुए उसको सजा देनी है, ये सारा कुछ एकदम चलता है। लेकिन जब हम लोग इस रास्ते पे जाते हैं तो देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स रिग्रेसिव सोल्यूशन। तो ऐसे लोग हमें पूछते हैं कि भाई क्रिटिकल रीजनिंग से क्या ही होगा, हमारे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्त, आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा फ़र्क अगर पड़ेगा तो क्रिटिकल रीजनिंग से पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज आपके सामने ऐसे आर्ग्यूमेंट होते हुए देखोगे जिसका आपके ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो आपको अपना साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट देना तो आना चाहिए, नहीं तो यू वुड बिकम एक्सप्लॉइटेड। अभी ये गर्ल्स के एग्जाम्पल के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ। अभी आपके घरों में आसपास ऐसे लोग बोल सकते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं देना चाहिए। अब आपको अगर क्रिटिकल रीजनिंग का समझ नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू काउंटर देयर लॉजिक विथ योर लॉजिक, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट फ्लॉज इन देयर लॉजिक। गेटिंग माई पॉइंट? राइट? I'm deviating a little, but this would serve a context in your mind कि हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे वो actual problems को solve कर रहे हैं, right? ठीक है? Yes, thinking process. Now coming back to here, so what is regressive? I hope now it is clear, no doubt about it, right? And your what do you say? Your solutions can be reactive as well as proactive. मतलब शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। कुछ चीज़ें अभी इमीडिएटली उसको करने के लिए करना पड़ सकता है, प्रोएक्टिव इज लॉन्ग टर्म। ये सब सोल्यूशन बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। पूजा डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। बहुत एक्सट्रीम सोल्यूशन ये एक जनरलाइज्ड वर्ड है जिससे मैं थोड़ा सा आई डोंट एग्री टू इट, क्योंकि मैं समझो इस बात को, जिस बंदे ने क्राइम किया है उसके साथ तो एक्सट्रीम पनिशमेंट होना चाहिए। यस और नो? समझ पूजा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जिस लड़की ने अपने हस्बैंड को कॉन्ट्रैक्ट किलर से मरवाया है उसको तो फांसी होनी चाहिए, उसको तो एडिक्वेट जजमेंट मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो अगर एक्सट्रीम भी केस है तो होना चाहिए, बट उसका जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए सबके लिए, बिकॉज हर कोई क्रिमिनल नहीं है। सो इफ यू वांट टू से कि क्या जनरलाइजेशन अवॉइड करनी है, हमें उस केस के अंदर रह के बात करनी है, ठीक है? राइट? ओके। नाउ अब उसके इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर आइडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में, लेट अस लुक एट दिस। देयर आर 3 सेपरेट ब्रांचेस of democratic India: executive, parliament and judiciary. There is a substantial delay in the judiciary resolving conflicting policy decisions. In a majority government, parliament approves quickly. अगर government majority हो तो parliament जल्दी approve कर देता है. And proposals are decided by the executive based on discussion in the parliament. Proposals को parliament में executive discuss करता है और अगर government के पास majority है तो जल्दी पास हो जाता है. But the problem is that there are so many cases that go to the judiciary. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी आता है कि जुडिशियरी के पास बहुत सारा केसेस फिर भी जाता है। एंड जुडिशियरी में प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ सब्सटेंशियल डिले इन दी जुडिशियरी। जुडिशियरी में प्रॉब्लम है कि वो डिले करता है। तो हमारे 3 ब्रांचेस है। क्या ब्रांचेस हैं दोस्तों? पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है पार्लियामेंट और तीसरा है जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव मतलब जो पार्टी गवर्नमेंट में फॉर्म कर रहा है, मेजॉरिटी पार्टी जो गवर्नमेंट में है। पार्लियामेंट मतलब जो भी चुन के वहाँ पे आए हैं, जिनमें से एग्जीक्यूटिव एक पार्ट है। एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ इट बिकॉज दे आर रनिंग द गवर्नमेंट, दे हैव वोन द इलेक्शन। एंड जुडिशियरी इज द कोर्ट एंड कचेरी वाला सिस्टम। तो उसमें अब आ गया क्या?
चलो मैं अपना वीडियो ऑन करता हूं। अभी ठीक है? अभी नाउ इज इट ओके? ओके, अभी ठीक है? यस है? चलो ओके। नाउ हाँ, कुछ बीच में हो गया था ना। ओके, हम लोग कहाँ थे दोस्तों? हाँ, तो पहला वाला दोस्तों, पहला वाला पक्के से ही रिग्रेसिव है। भाई तुमने हमारा अलग अलग तरीके है, एक का काम कुछ है, कुछ का दो तीन काम है, तीन काम तीन लोगों को दिया गया है और आप वो अबॉलिश ही करना चाहते हो। सो दिस इज नॉट डन, राइट? Next, in a democratic environment, if the government has the majority, then they can announce any policy that needs to be made. So parliament should be obligated to have a majority government. यार ये तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर रहा है। टू जो है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। हमारा प्रॉब्लम तो जुडिशियरी में डिले है। अब पार्लियामेंट में हमें मेजॉरिटी चाहिए नहीं चाहिए, एग्जीक्यूटिव का डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है, वो तब होता जब हम लोग बोलते कि भाई एग्जीक्यूटिव के पास अगर मेजॉरिटी नहीं होता है, हंग पार्लियामेंट हो जाता है, डिसीजन नहीं हो पाता है। द ऑथर इज सेइंग कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक कर रहा है, राइट? जुडिशियरी में जाके इशू है, तो दिस इज आउटसाइड, दिस इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. Judiciary must reduce delays and have to have quicker judgment. Yes, this gives, this suggests a solution or this suggests an outcome, a desired outcome, right? क्या ये करना चाहिए? Obviously ये करना चाहिए. क्या ये हमारे जुडिशियरी के डिलेज को बंद कर देगा या कम कर देगा, जुडिशियरी को मोर इफेक्टिव बना देगा? Obviously बना देगा. So your answer should be in this case D. Clear है? आंसर होगा Why D should be the answer? क्या हो रहा है? वन सेकेंड, मैं वीडियो फीड को थोड़ा बंद करता हूँ, हो सकता है वीडियो फीड के वजह से हो रहा हो। देखो वीडियो फीड को बंद करने से अभी आवाज़ आ रही है क्लियर? देखना अभी, नाउ दैट आई एम टॉकिंग, लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। ओके ओके, हाँ कुछ तो इशू हो रहा है, हो सकता है बाहर बारिश हो रही है ना बहुत तेज़, तो हो सकता है उसके वजह से हो रहा हो, राइट? ओके ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा वो रखते हैं इसमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखिए, करिए इसको, टाइम दीजिए 2 to 3 minutes। Okay, answers have started coming. Surya Prakash, good.
अच्छा, पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है प्रखर, ठीक है मैं समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलो बाकी सब भी आंसर दे रहे हैं, एक बार बाकियों का भी आंसर आ जाए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके नाउ लेट मी डू दिस फॉर यू गाइज, है ना। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये किस तरह का क्वेश्चन है, कंक्लूजन का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, राइट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पैराग्राफ इज गिवन फॉलोड बाय 5 ऑप्शन ईच गिविंग अ कंक्लूजन विच मे और मे नॉट फॉलो, चूज द वन दैट रिफ्लेक्ट्स द कंक्लूजन दैट फॉलोज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना है इस पैराग्राफ के बेसिस पे कि क्या हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, कंक्लूजन एंड इन्फरेंस। तो दोस्तों कंक्लूजन और इन्फरेंस ना रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट। आगे जाके जब हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग, देखता हूँ अगर अभी वीडियो लाने से अगर कुछ इशू नहीं होता है तो लेट मी कम ऑन दिस, राइट। देखिए अगर जब हम लोग जाके क्रिटिकल रीजनिंग मेंस के लिए जब करेंगे तब हम उनमें डिफरेंस समझेंगे, लेकिन आज जो है मैं इन दोनों को सिमिलैरिटी क्या है उसके बेसिस पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। डिफरेंसेस क्या है वो आपको एक्चुअली क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में जब हम लोग मेंस के लिए तैयारी करेंगे तब बता देंगे, ठीक है। आज उनके सिमिलैरिटीज पे, तो ये वाला कंक्लूजन है, अगला वाला इन्फरेंस है। अब देखना बहुत सारे सिमिलैरिटी है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो ये स्पेसिफिक टू द केस होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए, राइट। और इसमें कोई भी नया वेरिएबल, नया और रीस्टेटमेंट नहीं हो सकता है। जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है उसको उठा के आप नहीं बोल सकते कि ये मेरा कंक्लूजन है, उसको कहते हैं रीस्टेटमेंट, उसको हम कंक्लूजन नहीं मानते। अच्छा यहाँ पे एक बात समझिए, जब आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड, तो यहाँ पे व्हाट इज द वर्ड, द वर्ड हियर इंपॉर्टेंटली इज कि आपका you, what can you conclude, each may or may not follow, choose the one that reflects the conclusion that follows, right। तो हमें करना है, तो ऑथर का कंक्लूजन अगर मैंने उठा के बोल दिया तो वो रीस्टेटमेंट हो गया, वो कंक्लूजन नहीं होगा, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे what we can do is कि हमें देखना है कि ये जो वहाँ दिया गया है पैराग्राफ में उसका कोई समरी है, पार्शियल हो सकता है, फुल हो सकता है, उससे कुछ निकलता है, उससे कुछ लॉजिकल एक्सटेंशन हो सकता है, राइट। या उससे कोई उसका कोई कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। अभी हमने कोर्स ऑफ एक्शन किया ना, कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है क्या, अगर ये पैराग्राफ एक प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कंक्लूजन एक कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है क्या। तो यहाँ पे अच्छे से समझो इस बात को कि कंक्लूजन इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम द पैराग्राफ, इट इज नॉट बियॉन्ड द पैराग्राफ, जैसे अजम्पशन था। तो अजम्पशन अगर पीछे की चीज थी, कंक्लूजन आगे का चीज है, राइट, ओके, सामने का चीज है। सो लेट अस रीड इट हियर। Conventional models of economic growth did not attach much importance to distribution as it was expected to be an inbuilt consequence of growth. अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अगर आर्टिकल, इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आर्टिकल्स जो है आपके एडिटोरियल्स जो है वो वैराइड पढ़ा कीजिए, अलग अलग टॉपिक के से पढ़ा कीजिए। पॉलिटिक्स भी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, सोशियोलॉजी भी पढ़ी है, फिलोसॉफी भी पढ़ी है, साइकोलॉजी भी पढ़ी है। वाई? बिकॉज यू डू नॉट नो योर क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दोस्तों आपको आपकी वैराइड रीडिंग होनी चाहिए। एंड
डेफिनेटली आपका एक बायसनेस जो सेट हो जाता है एक ही टाइप ऑफ चीज़ पढ़ने से, वो चाहे एक ही टाइप ऑफ न्यूज़पेपर हो या एक ही टाइप ऑफ आर्टिकल्स हो, तो वो भी आपका कट जाता है। तो जिन लोगों को ये ज़्यादा डिफिकल्ट लगा उनको इसलिए भी डिफिकल्ट लग सकता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका जो है यू आर नॉट हैबिचुएटेड टू रीड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे पहला लाइन का मतलब क्या है? Conventional models of economic growth did not attach much importance to distribution as it was expected to be a consequence of growth। मतलब इकोनॉमी जब बढ़ता है, इकोनॉमी जब आगे बढ़ता है तब डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, जो इकोनॉमिक्स में नॉर्मली एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हो सकता है कि चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो आगे हमें जाके पता चलेगा किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। दिस मॉडल्स अज्यूम दैट द बेनिफिट्स ऑफ growth would percolate through the trickle down effect, that is growth is characterized as a high tide that lifts all boats. In the scheme of things, populist redistributive policies do not find a place. अच्छे से समझो, पहला सेंटेंस बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्रोथ का ही कॉन्सिक्वेंस माना जाता था इकोनॉमिक्स में। अब सेकेंड सेंटेंस से हमें पता चल गया कि ये क्या है। सेकेंड सेंटेंस से हमें ये पता चल गया, वन सेकेंड गाइस, क्या हो रहा है? Now check. Now it is on, I suppose, right? हाँ, वो बाहर आज बहुत ज़्यादा तूफ़ान हो रहा है, तो उसके वजह से शायद लाइन में डिस्टर्बेंस आ रहा है। It's okay now? Tell me. Yes? Right? Okay. Now. Yes, I suppose now it's okay. Yes, now ठीक है, अब आ रही है? चलो, बहुत अच्छी बात है, राइट। हाँ यार, आज वो जो इतना क्लास के टाइम पे ये होना था आज ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेट्स फोकस, इसको करते हैं। तो बोल क्या रहा है दोस्तों? ये बोल ये रहा है कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होगा तो सब कुछ आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, वेल्थ का कैसे पता? सेकंड लाइन से पता चल गया कि वेल्थ की बात कर रहा है, राइट, कि बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ विद परकुलेट विद ट्रिकल डाउन इफेक्ट एंड इट विल लिफ्ट एवरीवन, राइट, लिफ्ट ऑल बोट्स। तो अब इससे पता चल गया कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, और इसी वजह से थर्ड लाइन में बोल रहा है कि इसीलिए जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज होती है ना, कि भाई वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लो, टैक्स लो और गरीबों में दे दो, 100 रुपये का चावल दे दो, या इस तरह की चीज़ें जो है, इसका जो है हमारा कन्वेंशनल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स में कोई प्लेस नहीं है। वाई? बिकॉज वो सोचते हैं कि ग्रोथ आएगा तो अपने आप बढ़ेगा, अपने आप चीज़ें ऊपर जाएगी और सबके पास वेल्थ आएगा। However, cross country growth experience shows that the benefits of growth do not trickle down. However, मैं उस दिन कह रहा था ना आप लोगों को, कीवर्ड्स देखना है। however का मतलब क्या है? इसका कुछ उल्टा आने वाला है। तो growth does not trickle down that easily and some section of population become outliers in the growth process. अभी इतना इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ है, क्या बोल रहा है? कन्वेंशन, ध्यान से सुनना है ना, हो सके तो आंखें बंद करके सुनना और समझना इस बात को। कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स दोस्तों ये कहता है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा तो सबको वेल्थ मिलेगा, और इसी के वजह से जो है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, मतलब अमीरों से थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लेके गरीबों में बांटो, ये जो है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में प्लेस इसका कोई है नहीं। पर हाउएवर
अलग अलग देशों को देखते हुए पता चला है कि भाई ग्रोथ इतनी जल्दी या इतने आसानी से ट्रिकल डाउन नहीं होता है। अगर हम रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, मतलब अगर हम लोग ग्रोथ के हाथ में ही सब कुछ छोड़ देंगे, तो पता चलता है कि एक बहुत बड़ा तबका पॉपुलेशन का आउटलायर बन जाता है, जिनके पास ग्रोथ के बेनिफिट कभी भी नहीं पहुंचता है। अब क्लियर है क्या मीनिंग है? जिनको समझ में नहीं आया था उनको भी क्लियर है क्या मीनिंग है इसका? अगर समझ में आ गया तो यस डाल दो दोस्तों। हाँ जी, राइट, ओके। चलो अब ऑप्शंस देखते हैं। देयर आर एस्टैब्लिश, या क्लियर डाल दो, CLR क्लियर डाल दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि वो आपको क्लियर है। देयर आर एस्टैब्लिश एंड वाइडली रिकॉग्नाइज कन्वेंशनल मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट रिलाई ऑन ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अच्छा, एस्टैब्लिश्ड और वाइडली रिकॉग्नाइज के लिए मेरे पास कोई डेटा है क्या? मेरे पास वाइडली रिकॉग्नाइज के लिए कोई डेटा नहीं है हमारे। दिस वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। ऑब्वियसली ये ऑथर का भी कंक्लूजन ही होगा, बट वो स्टेटेड नहीं है, रीस्टेटमेंट नहीं है, राइट, ओके, ठीक। तो हैव नॉट प्रूवन इफेक्टिव, तो ट्रिकल डाउन इफेक्टिव नहीं हुआ है, इसीलिए तो आप लोगों को जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने की पड़ रही है। सो दिस इज योर डन, इसको हम लोग रख देंगे, सी को रख देंगे। देन ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज अ मोर कॉमनली, नहीं रोशन अभी तो नहीं है, अच्छा हाँ, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज अ कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डिस्कोर्स। यार कन्वेंशनल मॉडल का है ये तो पता है, लेकिन डिस्कोर्स का है कि नहीं है ये नहीं पता, इतना डेटा हमारे पास नहीं है। E, there are specific groups or section of the population that do not benefit from the economic growth process and can be classified as outliers. There are specific groups of sections, okay. ये यार ऑलरेडी बोला हुआ है, दिस इज सॉर्ट ऑफ क्या, हाँ रीस्टेटमेंट, राइट, दिस इज सॉर्ट ऑफ रीस्टेटमेंट। ये तो नहीं हो सकता ना, और जब सी है तब तो हो ही नहीं सकता है। सो देयरफॉर सी इज द करेक्ट वन। सी यू कैन कंक्लूड फ्रॉम द गिवन डेटा पॉइंट्स, राइट, ओके, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब लास्ट हम लोग करेंगे इन्फरेंस। इन्फरेंस के लिए आप लोगों को सोच वही रखनी है कंक्लूजन वाली, सिर्फ ये समझना, इस बात को थोड़ा सा समझ लेना कि इन्फरेंस क्रिटिकल रीजनिंग में आगे जाके उसका बेस थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, राइट। पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे इन्फरेंशियल क्वेश्चंस की बात आती है, वहां तक इन्फरेंस और कंक्लूजन को हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रीट करके जा सकते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फरेंस एंड कंक्लूजन? इन्फरेंस जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं व्हाट assumption कैन यू इन्फर। अब यहां पे वर्ड इन्फर यूज किया, पर हमने बोला कि assumption क्या निकाल सकते हो, बिकॉज वाई, बिकॉज इन्फरेंस निकालने के तरीके को भी बोलता है, तो एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट समथिंग उसको भी इन्फरेंस बोलते हैं, इसीलिए उसका जो बेस है थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। बट नॉर्मली इवन इन क्रिटिकल रीजनिंग एंड ऑल टाइम्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन्फरेंस एंड कंक्लूजन कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या बात सूर्या, 1 मिनट के अंदर ही आंसर, वेरी गुड। रोशन गुड, आंसर आ गया आप लोगों का। बाकी लोग आंसर दे प्लीज़।
अच्छा, XYZ अचीवर्स बैच के बारे में मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला कि IBPS PO आप जैसे पूछ रहे हो कि आप कवर कर सकते हो कि नहीं, यू डोंट हैव एनी चॉइस ना। आपका एग्ज़ाम का डेट तो फिक्स्ड है, तो अगर एग्ज़ाम का डेट तो फिक्स्ड है तो आपको तैयारी तब तक तो करनी ही पड़ेगी ना। बट हाँ, आई विल हेल्प यू टू, आई विल गाइड यू कि किस तरह से आपको उसको करना है। जैसे कल या परसों के क्लासेस में हमारा जो पेड बैच में होगा उसमें मैं बता दूंगा कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। बट कवर तो करना ही पड़ेगा, तो एग्ज़ाम का डेट तो वही होगा ना दोस्त, राइट? ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आंसर्स आ रहे हैं। तो सबका आंसर आ गया है, तो लेट अस सी। While we are used to thinking that navigation apps are limited to smartphones, these systems have spread their use cases far and wide. हम लोग ये सोचते हैं कि नेविगेशन ऐप जो है वो लिमिटेड टू स्मार्टफोन है, ठीक है, पर इनकी जो यूज़ केसेस है वो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। हाँ राइट रोशन, हाँ 7 से 8 ही लेक्चर हुए हैं उसमें, तो यस यू कैन कवर इट इन द नेक्स्ट 7 days, करेक्ट। दे आर यूज्ड इन रेंज ऑफ टास्क फ्रॉम गाइडिंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू चार्टिंग कोर्सेज थ्रू द स्काईज। एज देयर यूज केसेस ग्रीव द बिजनेस मॉडल सराउंडिंग मैप बेस्ड सर्विसेज बूम्ड। तो क्या क्या यूजेज है वो भी यहाँ पे बोल दिया इन्होंने। देन what they're saying is as the enterprises and marketers saw a gold mine in the data this platform created, which could be used for location based advertising as well as integration into other services. Platform like Ola, Uber, Zomato, Swiggy found a strong use case in connecting their delivery person or cab driver to customer through inbuilt map feature in apps. तो टेक्निकली ये उस तरह से आसान था क्योंकि आप लोग इससे रूबरू हो। यू गाइज आर वेरी, you guys have an orientation towards these stuff, you see it happening every day, so you obviously your understanding here would be more than what would be in an economic passage that was there in the last one. तो क्या बोलता है कि नेविगेशन ऐप का यूज़ जो है लिमिटेड नहीं हुआ है स्मार्टफोन तक। इसको देखो ना, एडवर्टाइजर्स तक चला गया है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेके प्लेटफॉर्म्स जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट कैन आई इन्फर फ्रॉम दैट? नेविगेशन ऐप समटाइम्स ऑफर इनएक्यूरेट और आउटडेटेड रूट्स लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज और डिलेज इन बिजनेस। क्या हमारे इस पैराग्राफ से ये इन्फरेबल है? नहीं है, बाहर है, आउटसाइड द स्कोप है, एलिमिनेट कर दो। Constant reliance on navigation technology may lead to diminished navigational skills, outside the scope है, eliminate कर दो। देखो कितना जल्दी eliminate हो सकता है, स्कोप से बाहर है eliminate, स्कोप से बाहर है eliminate। The business model surrounding navigation apps, especially location based advertising, raise significant privacy concern। अगेन स्कोप से बाहर जा रहा है, ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है जो पैराग्राफ में नहीं बात किया गया है, तो we will eliminate them। While platforms like Uber and Swiggy find great utility in navigation apps, other industries limit the overall values and applicability of these systems. Other industries की बात क्या किया गया है? कहीं पे किया गया है, additional data है, eliminate. Navigation apps have evolved from simple tools into powerful platforms that not only enhance various industries but also drive significant business opportunities. Definitely, right? अब देखो यहाँ पे बाकी चारों eliminate हो गया, और ये डिफरेंस है इन्फरेंस और कंक्लूजन का। मैंने लास्ट मोमेंट तक रख दिया था कि कंक्लूजन जब क्वेश्चंस होते हैं तो उनके जो केसेस होते हैं वो डायरेक्टली बेस्ड ऑन केस होता है। जैसे पिछले वाले में देखा कि उसी केस को समरी बनाते हुए देता है, जबकि इन्फरेंस केस में वही केस से लेता है, यही पैराग्राफ से लेता है, लेकिन स्टेटमेंट्स कभी कभी इन्फरेंस वाले थोड़े से जेनरिक भी हो सकते हैं, आउटसाइड द स्कोप नहीं जाएगा, लेकिन कहेगा कि भाई बहुत इवॉल्व हो गया है, सिंपल टूल से आजकल पावरफुल प्लेटफॉर्म बन गया है जो वेरियस इंडस्ट्रीज को एनहांस करता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को सिग्निफिकेंटली ड्राइव करता है, राइट? ओके, ये जो हल्का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि ये कंक्लूजन में अगर ये ऑप्शन होता तो मार्क नहीं करते, ऑब्वियसली करते। द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज दैट इन्फ्रेंस और कंक्लूजन का जो थिन लाइन है, इसको आज की डेट पे जब आपका 60 days to pre है, तब
बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप समझना चाहते हो तो मैं बता दूंगा कहाँ से समझना है, मेरे किन कौन कौन से लेक्चर से समझना है, ठीक है, राइट, ओके। सो इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन, अच्छा इनमें सिमिलैरिटी इस कदर तक है, आप देखोगे कि बहुत टाइम पे हिंदी में जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कंक्लूजन और इन्फ्रेंस का सेम दे दिया जाता है, राइट, निष्कर्ष यहाँ पे भी बोलते हैं वहाँ पे भी बोल देते हैं, राइट, बट देयर इज अ डिफरेंस दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन आंख बंद करके जो भी कंक्लूजन में तुमने सीखा वही चीज़ को इन्फ्रेंस में ऐड कर दे सकते हो, वही चीज़ को अप्लाई कर दे सकते हो। एडिशनल जो नॉलेज है उसके लिए आप अभी सीखना चाहते हो तो कहाँ से सीख सकते हो वो बता दूंगा, और अगर बाद में सीखना है तो मेंस के बाद तो मैं करवाऊंगा ही, राइट, मतलब प्री के बाद तो मैं करवाऊंगा ही। क्लियर है? यस, एवरीवन इज करेक्ट। ई यार okay, now is the voice clear? Yes, now चलो let me write this. So हमें आपको करना क्या है, हमें करना है assumptions, conclusion and inference, सिर्फ इतना ही करना है हमें हमारे जो है RCs के लिए, और वो भी हमारे जो RCs का जो भी आपका प्रीलिम में है उसके लेवल तक के लिए, ठीक है यार। अरे और 5 मिनट चल जाता। यस, अब आ रहा है 5 जाएगा। ठीक है, अब चलो ये करना है। अब ये कहाँ से करें? अब जैसे हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस किए, अब अगर आप लोगों ने अचीवर्स प्रोग्राम को लिया हुआ है उसके साथ आपको बाकी सारे जो है कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे, और उन कोर्सेज में आप क्रिटिकल रीजनिंग का जो मास्टरी बैच है उस पे जाइएगा। उस पे आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो है, फर्स्ट 2 लेक्चर्स CR1 एंड CR2, CR1 एंड CR2, इन दोनों लेक्चर्स को जो है सिर्फ देख लीजिए, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर गेटिंग अमेजिंग स्कोर इन प्रीलिम, ठीक है, राइट। और उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग उसके और लेवल्स पे जाएंगे। CR की नेक्स्ट क्लास नहीं, मेंस तो करना ही है, ऑब्वियसली मेंस करना है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जिनका अभी बिगिनर है और जो अभी स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, उनका अगर मिनिमम अगर कुछ करना है तो CR1 और CR2 करना है, राइट। और अगर आपको पूरा CR करना है तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट, ठीक है। और YouTube पे मैं CR का क्लास अभी 1-2 हफ्ते में और एक बार लूँगा मैं मेंस के लिए, डोंट वरी अबाउट इट, बट मिनिमम ये 2 क्लासेस आप लोगों को कर लेनी है, ठीक, ओके, जिसमें हम लोगों ने अजम्पशंस की बात किया है और कंक्लूजन्स की बात किया है। और अगर आप पूरा कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है, ये वाला पूरा कोर्स कर सकते हो, ठीक, राइट, ओके। चलो, सो और अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो यही 2 टॉपिक्स आप लोग कर लो, अजम्पशन और कंक्लूजन एंड कंक्लूजन। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो ये वाला 2 कर लो, ठीक है। वाईटी पे लेंगे ना प्रखर, मैंने बोला ना कि 1-2 हफ्ते में फिर से लूँगा, बाकी वाले टॉपिक्स का भी लेना पड़ेगा ना, और सब में ही मैं मेंस के लेवल का ही लूँगा।
बिकॉज ऑन यूट्यूब आई विल बी टेकिंग मेंस का लेवल एंड समटाइम्स इफ सम प्री लेवल ट्रिकी आया है तो उनको भी कवर करूँगा, ठीक है। चलो बताओ, एनी डाउट्स, कोई भी डाउट है? एवरीथिंग क्लियर? समझ में आया सीआर को कैसे आप लोगों को टारगेट करना है, किस तरह से करना है? बिकॉज देखो थॉट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह से उन चीज़ों को जो है सेपरेट करते हो, एनालाइज करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दैट इज़ मिनिमम आपका एजम्पशन कंक्लूजन आना चाहिए इवन फॉर प्री। उसका रीज़न यही है कि भाई प्री में भी तो आपको 30 आउट ऑफ 30 या कम से कम 25 प्लस आउट ऑफ 30 तो स्कोर करना है ना, और उसके लिए वो इन्फरेंशियल क्वेश्चंस में 100% एक्यूरेसी चाहिए। वो कैसे आएगा अगर क्रिटिकल रीजनिंग नहीं होगा तो, राइट? ओके, तो ये एज्यूम करके मत जाओ कि क्रिटिकल रीजनिंग सिर्फ मेंस में आता है। हाँ वो मेंस में आता है, पर वो उसका एक पार्ट सीख लेने से आपको प्री में भी बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है। चलो कोई डाउट है तो पूछ लो। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर, नो डाउट्स? ओके, फिर ख़त्म करें आज की क्लास। चलो फिर से क्लास में मिलेंगे, और जो अचीवर्स बैच में हैं जो बच्चे, उन लोग मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे कल और परसों दोनों दिन, ठीक है। सो 6:30 PM अचीवर्स बैच के अंदर, ओके। एंड और हाँ, इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा आपके उसमें क्या कहते हैं ग्रुप में, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है।